आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म, लिपोप्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के जो साइकिल्स हैं, 2 साइकिल्स हैं एक्चुअली, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस साइकिल्स, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करना है, इसको साथ साथ हम स्टेप वाइज जो है वो लिखते जाते हैं ताकि आप लोग जो है वो हर स्टेप में किस किस्म का चेंज आएगा ये साथ साथ नोट करते जाओ। ओके, एक्सोजीनियस लिपिड साइकिल की एक जो मैं समरी आप लोगों के सामने लिखती हूँ। ठीक है, एक्सोजीनियस लिपिड साइकिल, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो वाली लिपोप्रोटीन्स जो कि कैरी करती हैं एक्सोजीनियस फैट को, मेटाबॉलिज्म वहां से स्टार्ट होगा। एंड वी ऑल नो कि आपकी जो 4 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स थी उसमें से सिर्फ एक टाइप ऐसी थी जो कि कैरी करती थी एक्सोजीनियस ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स को, जिसको हमने कहा था काइलोमाइक्रोन। सबसे पहले होता क्या है कि आप जैसे ही लिपिड कंटेनिंग फूड का इनटेक करते हो तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में इन लिपिड्स की सबसे पहले डाइजेशन होती है। सपोज ये आपके पास पॉलीमर है, ठीक है, या एक हम ट्राइग्लिसराइड की बात कर लेते हैं कि इसमें ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि यहाँ पे जो ये 3 बॉन्ड्स हैं इनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और आपके पास ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देते हैं। ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और ये 3 फैटी एसिड्स सेपरेट हो जाएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी क्यों था? क्योंकि आपके ये जो इंटेरोसाइट्स हैं, ये जो सेल्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सेल्स, ये इस पॉलीमर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यहाँ पे जब इवन ग्लूकोज आप स्टार्च की फॉर्म में उसको इनटेक करते हो तो उसको भी पहले जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। ये जो इंटेरोसाइट्स के सेल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स को यहाँ से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये पहले ब्रेक होगा, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इस इंटेरोसाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगी। दिस इज इंटेरोसाइट। अब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इस इंटेरोसाइट के अंदर एंटर हो चुके हैं, इसने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया और नेक्स्ट इसका क्या टास्क है कि यहाँ से इसने इसको भेजना है ब्लड में। लेकिन ब्लड में भेजने से पहले इस इंटेरोसाइट के अंदर इसकी पैकेजिंग होती है। पहले स्टेप के अंदर ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में रीएसोसिएट होते हैं, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इनिशियली भी ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में थे और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, एब्जॉर्ब हुए और इंटेरोसाइट के अंदर आके इनकी दोबारा से कंडेंसेशन हो गई। अब इस ट्राइग्लिसराइड को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड है। अब ये जो आपके पास है ट्राईएसाइल ग्लिसराइड, ये एक नॉन पोलर लिपिड है और जो ब्लड है जहां पे इस इंटेरोसाइट ने इसे भेजना है वो पोलर मीडियम है। इस इंटेरोसाइट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर आपके ये जो डाइट्री या एक्सोजीनियस ट्राईएसाइल ग्लिसराइड हैं ये पैक होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं विद सम प्रोटीन्स और एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, ये काइलोमाइक्रोन का एक स्ट्रक्चर है जिसकी फॉर्म में ये क्या होते हैं, इंसेंबल होते हैं। ठीक है, पैक होते हैं और फिर यहां से आपके इंटेरोसाइट अब इस काइलोमाइक्रोन को कहां पे रिलीज करेंगे, ब्लड में। पहला स्टेप आपके पास क्या है इस एक्सोजीनियस लिपिड साइकिल का, पैकिंग ऑफ एक्सोजीनियस फैट्स इनटू काइलोमाइक्रोन्स, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये काइलोमाइक्रोन्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। सपोज ये काइलोमाइक्रोन है जो कि इस टाइम कहां पे प्रेजेंट है, ब्लड में। ठीक है, जैसे ही ये ब्लड में रिलीज होगा अब ये ट्रेवल करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहां से ये ट्रेवल करेगा, पॉइंटर को क्या हो गया आज, ओके।
सो यहाँ से ये ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करते करते आपके सपोज यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हैं कि ये फैट्स को यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए भी। जैसे आपके मसल के सेल्स हैं वो भी फैटी एसिड को यूज कर सकते हैं, इसी तरह आपके हार्ट के सेल्स हैं वो भी फैटी एसिड को यूज कर सकते हैं। सो जब ये यहाँ से पास कर रहा है काइलोमाइक्रोन, ठीक है, सो लिवर तक जाने के दौरान अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जिनके पास एक ऐसा एंजाइम है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के साथ एसोसिएटेड एक एंजाइम है, जिस एंजाइम को आप कहते हो लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा कि जैसे ही काइलोमाइक्रोन यहाँ से पास करने लगेगी, ये इसके ऊपर अटैच एपोलिपोप्रोटीन के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक लिपोप्रोटीन है। और ये एंजाइम फिर क्या करते हैं, इसके अंदर जो स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स हैं उन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करते हैं और उनमें से फैटी एसिड को इंटरनलाइज कर लेते हैं। यानी ये जो आपके पास ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे बना था ना, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, इस लिपोप्रोटीन को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है। सिंपल लाइपेज ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा था, बट लिपोप्रोटीन लाइपेज लिपोप्रोटीन को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और उसके अंदर जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं उनमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के बाद क्या करता है, फैटी एसिड को इंटरनलाइज कर लेता है। अब आप लोग यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि जब इन सेल्स के ये एंजाइम्स यहाँ से फैटी एसिड्स को इंटरनलाइज कर रहे हैं, तो आपका ये जो काइलोमाइक्रोन जब यहाँ से ऑनवर्ड आगे जाएगा तो इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली चेंज हो चुकी होगी। इसका स्ट्रक्चर मैं अब इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ कि ये ओवरऑल जो है इसमें अब जो लिपिड लोड है वो कम रह जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लिपिड्स को इन सेल्स ने क्या कर लिया, उसके ट्रांसपोर्ट के दौरान ही वहां से क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सो इस काइलोमाइक्रोन को आप क्या कहते हो, रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है आपके पास एक्सोजीनियस लिपिड साइकिल का, कि जब काइलोमाइक्रोन्स ब्लड सर्कुलेशन से पास करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से ट्रेवल करते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स बाय द एक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो रेमिनेंट्स हैं, रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, ये रेमिनेंट्स मूव करेंगे टुवर्ड्स लिवर। अल्टीमेटली ये रेमिनेंट्स कहाँ तक पहुंच जाएंगे, लिवर सेल तक पहुंच जाएंगे। ब्लड इनको लेके लिवर तक आ गया। सो जैसे ही ये रेमिनेंट्स लिवर के पास जाएंगे, लिवर में एंटर होंगे, लिवर में आपको पता है कि ऑलरेडी लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। अगर आपने ग्लूकोज का इंटेक किया है और वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा है सेल की एनर्जी नीड से, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। बट अगर ग्लूकोज स्टिल अबंडेंटली प्रेजेंट है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स। सो दीज आर एंडोजीनियस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स, जो कि कहाँ पे बने हैं, लिवर के अंदर। सो जैसे ही ये रेमिनेंट्स थर्ड स्टेप में सर्कुलेशन से होते हुए लिवर के पास आए, अब लिवर ने क्या किया, लिवर ने इनको अपटेक कैसे किया, बिकॉज इसके पास कुछ रिसेप्टर्स थे, जिन रिसेप्टर्स के थ्रू इसने रिकॉग्नाइज किया कि दीज आर दी रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रोन्स और उनको इंटरनलाइज कर लिया, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स भी उन एपोलिपोप्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ही रेमिनेंट्स लिवर सेल के अंदर पहुंचे तो अब लिवर ने यहाँ पे क्या किया है, जो एंडोजीनियसली सिंथेसाइज किए हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स, उनको इनके अंदर पैक कर देगा, ठीक है। अगर तो उसे जरूरत है इसमें से कोलेस्ट्रॉल की या किसी लिपिड की, तो उसको यहाँ से निकाल के उसे यूज कर लेगा, फॉर एग्जांपल बाइल की सिंथेसिस के लिए। और जो एंडोजीनियस लिपिड्स बनाए हैं इसने, एंडोजीनियस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स बनाए हैं, उनको इसमें पैक कर देगा और उनको रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। एंड दिस इज व्हेन आपका सेकंड साइकिल एंडोजीनियस लिपिड साइकिल स्टार्ट हो जाता है।
कि अब जो एंडोजीनियसली लिपिड प्रोड्यूस हुए हैं वो आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये साइकिल एंड कहाँ पे हुआ है, जब ये काइलोमाइक्रोन लिवर में पहुंचा और लिवर ने इसमें प्रेजेंट जो कोलेस्ट्रोल और बाकी कंपोनेंट्स थे उसको इसमें से निकाल लिया, यानी पूरी तरह से इसको इसके जितने भी लिपिड्स थे उनको लिवर ने कंज्यूम कर लिया, या तो बाइल प्रोडक्शन के लिए, या फिर अगर इसमें कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट था सपोज, तो कोलेस्ट्रोल को वो सेल वॉल बायोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकता है। और एक दफा इस काइलोमाइक्रोन के लिपिड्स लिवर ने कंज्यूम कर लिए तो उसके बाद वो क्या करेगा, एंडोजीनियसली सिंथेसाइज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स को लिपोप्रोटीन्स के साथ एसोसिएट करेगा, जिसमें से कुछ लिपोप्रोटीन्स हो सकती हैं काइलोमाइक्रोन्स वाली हो और कुछ न्यू लिपोप्रोटीन्स भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, सो ये न्यू लिपोप्रोटीन्स एंड न्यू लिपिड्स एसोसिएट होंगे और एक न्यू लिपोप्रोटीन्स बना देंगे। ठीक है, जो कि फर्दर एंडोजीनियस लिपिड साइकिल के थ्रू मेटाबोलाइज होंगे। सो अब एंडोजीनियस लिपिड साइकिल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मैम जौन सी लिपिड इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करवाएगा उसके साथ ही वो एपोप्रोटीन भी इंकॉर्पोरेट करवाएगा या पूरा एक कॉम्प्लेक्स इसके पास होगा उसको इंकॉर्पोरेट करवा देगा? नहीं नहीं, उसके साथ साथ एपोलिपोप्रोटीन्स भी एसोसिएट करवाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हुआ था ना इंटेरोसाइट्स में, उसी तरह से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस केस में आपके पास कुछ ऐसी एपोलिपोप्रोटीन्स है ना जो कि काइलोमाइक्रॉन्स में भी थी और वीएलडीएल में भी हैं, तो ये तो काइलोमाइक्रॉन ही डोनेट कर देगा, बट जो न्यू आपके पास है जैसे एपो बी 100, ये लिवर जो है क्या करेगा, उसमें ऐड करवाएगा, एपो बी 48 को रिमूव करवाएगा, A1 को रिमूव करवाएगा और उसकी जगह बी 100 को एसोसिएट करवा देगा। ओके, सो एंडोजीनियस लिवर साइकिल के अंदर क्या होता है, लिपिड साइकिल, इसमें आपके पास अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लिवर, लिपोप्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लिवर। और हमें ये पता है कि आपके लिवर सेल ने बिकॉज ऑफ सम रिसेप्टर्स पहले काइलोमाइक्रॉन्स को अपटेक किया। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स में से जो यूजफुल लिपिड्स थे उनको उसने अपने जो फंक्शंस हैं लाइक बाइल फॉर्मेशन या सेल मेम्ब्रेन को बनाना उसमें यूज कर लिया, और फिर एंडोजीनियस फैट्स को या एंडोजीनियस ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स को इसमें पैक करवा के एक न्यू लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना दिया, और इस लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को आप क्या कह रहे हो, VLDL। ठीक है, अब ये VLDL लिवर ने रिलीज करना है, और कहाँ पे रिलीज करना है इसको, ब्लड सर्कुलेशन में। सो इट मीन्स कि एंडोजीनियस असेंबली के बाद दोबारा से आपके ये जो VLDLs हैं ये कहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में। सो नाउ ये VLDL इस टाइम कहाँ पे आ गया, ब्लड सर्कुलेशन में। जैसे ही ये ब्लड सर्कुलेशन से पास कर रहा है तो जस्ट लाइक काइलोमाइक्रॉन्स, पहला स्टेप इसकी असेंबली एंड रिलीज, और सेकंड स्टेप जस्ट लाइक काइलोमाइक्रॉन यहाँ पे भी क्या होगा, डीलिपिडेशन। यानी जब आपके ये VLDL सर्कुलेशन में से पास कर रहे होंगे तो देयर आर सम सेल्स जिनके ऊपर कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिपोप्रोटीन लाइपेज अगेन, और ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करते हैं, कुछ एपोलिपोप्रोटीन्स की मदद से इन काइलोमाइक्रॉन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, सॉरी VLDLs को, दिस टाइम ये कौन से VLDLs। ठीक है, जैसे इसके साथ एसोसिएट होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो स्टोर्ड लिपिड्स हैं, उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करवा देते हैं और यहाँ से फैटी एसिड को इंटरनलाइज कर लेंगे। सो इट मीन्स कि अब जब ये VLDL यहाँ से इन सेल से पास करेगा तो अगेन इसके अंदर जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी बिकॉज इनको, इन लिपिड्स को सेल क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जब ये VLDL इस सेल से आगे जाएगा तो डेफिनेटली ये सेम नहीं होगा। पिछले केस में हमने उसे रेमिनेंट कहा था, रेमिनेंट ऑफ काइलोमाइक्रॉन, और इस केस में आपके पास ये जो लिपोप्रोटीन होगी, दिस लिपोप्रोटीन विल बी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी लिवर ने VLDL सिंथेसाइज की, लेकिन जैसे ही VLDL सर्कुलेशन में आई तो कुछ सेल्स ने उसमें से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, एंड आफ्टर दिस डीलिपिडेशन स्टेप आपकी
इस लिपोप्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ लिपिड्स कम रह गई और अब आप इसको लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं कहोगे, अब इसकी डेंसिटी क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि जितना ज्यादा आपका लिपिड होगा उतनी ही डेंसिटी क्या होगी, लो। तो पहले आपके पास डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी थी, यानी काफी सारे लिपिड्स थे, लेकिन अब डेंसिटी हो गई है इंटरमीडिएट डेंसिटी। ठीक है, अब इन इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के पास फर्दर 2 ऑप्शंस हैं। लाइक एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपके ये जो हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये वापस लिवर के पास चले जाएं। ठीक है, लिवर के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को इंटरनलाइज कर लेंगे, वापस VLDL में कन्वर्ट करेंगे और रिलीज कर देंगे। सो एक ऑप्शन इनके पास ये है। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वापस नहीं जाते, लिवर में वापस नहीं जाते, बल्कि ये सर्कुलेशन में ही रहते हैं, तो आपके जो बाकी नेक्स्ट सेल्स हैं वो इसमें से ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स को रिमूव करवाते रहेंगे। एंड इमेजिन अगर ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स रिमूव होते रहे तो जो आपके इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं जब इन सेल्स से ऑनवर्ड आगे जाएंगे तो अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बच जाएगी पीछे, कोलेस्ट्रोल। बिकॉज जितने ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स थे वो इन सेल्स ने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स लिपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, सो इन एंजाइम्स की मदद से इन्होंने ट्राइएसाइल ग्लिसराइड सेल कंज्यूम कर चुके हैं और अब जो आपके पास ये लिपोप्रोटीन्स हैं दीज आर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स व्हिच आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ तो एक ऑप्शन क्या है कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स लिवर के पास चले जाएं, लेकिन अगर ये सर्कुलेशन में रहेंगी, परसिस्टेंटली ये सेल्स उनके ऊपर एक्ट करते रहेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इनमें सिर्फ एक तरह के लिपिड्स रह जाएंगे एंड दीज लिपिड्स आर कोलेस्ट्रोल्स। और अब आप इनको क्या कहोगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, अब इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को इंटरनलाइज करने के लिए आपके पास कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है, और इन सेल्स को कहा जाता है स्कैवेंजर सेल्स। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें LDL रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इन LDL रिसेप्टर्स की वजह से ये क्या करते हैं, ये ब्लड में से LDL को क्या कर सकते हैं, अपटेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट कोलेस्ट्रोल को क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। सपोज ये कोलेस्ट्रोल है, नहीं नहीं ये ठीक है, इससे आराम से होगा, नहीं नहीं सही है, प्रॉब्लम आप लगा लें, नहीं ना बिहा हो रहा है। ओके, सो अब क्या होगा कि इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, इनको सर्कुलेशन में से अपटेक करने के लिए कुछ खास किस्म के सेल्स हैं और ये वो सेल्स होते हैं जिन्होंने किसी ना किसी पर्पस के लिए क्या यूज करना होता है, कोलेस्ट्रॉल। जैसे आपकी बॉडी के वो सारे के सारे सेल्स जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाते हैं, उनके ऊपर LDL के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। LDL को इंटरनलाइज करेंगे, कोलेस्ट्रोल को वहां से रिलीज करवाएंगे और कोलेस्ट्रोल को यूज कर लेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। बिकॉज हमें पता है ना कि कोलेस्ट्रोल जो है वो एक तरह का बेनिफिशियल मॉलिक्यूल भी है। कोलेस्ट्रोल जो है वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस नहीं करवाता, ये सेल में ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रोल आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स के प्रिकर्सर के तौर पे भी एक्ट करता है और आपकी जो बाइल है और बाइल एसिड्स इनकी प्रोडक्शन में भी ये यूज होता है। सो सपोज आपका कोई ऐसा सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल की डेफिशिएंसी है और वो कोलेस्ट्रोल को अपटेक करना चाहता है, तो वो अपनी सरफेस के ऊपर LDL रिसेप्टर शो करवा देगा जिसकी मदद से वो LDL को अपटेक कर देगा। सो इस मोमेंट पे ये क्या बन जाएगा, एक स्कैवेंजर सेल। इसी तरह से कोई ऐसा आपके गुनेड्स हैं, ठीक है, ओवरीज टेस्टिस, जिनके अंदर जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स बनने होते हैं। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन्स, एस्ट्रोजेंस वगैरह की प्रोडक्शन होनी होती है। तो इन सेल्स के ऊपर भी जो है वो जब हार्मोनल कंसंट्रेशन कम होगी तो ये एलडीएल रिसेप्टर्स शो करवा देंगे और एलडीएल को अपटेक करके कोलेस्ट्रोल को यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, सो डिफरेंट सेल्स हैं जो कि अपनी सरफेस के ऊपर एलडीएल रिसेप्टर्स को शो करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोलेस्ट्रोल। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल स्केवेंजर सेल्स ब्लड में से क्लियर नहीं करते और ये ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से आपके पास फिर एक कंडीशन आती है विच इज एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ये प्लॉक्स बना लेता है ब्लड वेसल्स के अंदर और आपके पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यूज की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है उसे क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, सो ये एलडीएल रिसेप्टर्स इवन लिवर के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं बिकॉज लिवर ने इन एलडीएल्स को यूज करना होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड बाइल एसिड्स। ओके बच्चों, अगर ये दोनों साइकिल्स इस तरह से जैसे मैंने बताया है आप लोगों ने समझ लिए हैं तो अब आप यहाँ से जो है इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद हम एचडीएल की तरफ आते हैं। ठीक है, कि एक्सोजीनियस लिपिड साइकिल और एंडोजीनियस लिपिड साइकिल, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइटरी लिपिड्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में इंसेंबल होंगे। ठीक है, काइलोमाइक्रोन जो है वो कैपिलरीज में से जब पास करती हैं तो आपके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें मसल और एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर इंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज। एंड यूजिंग दीज एंजाइम्स ये क्या करते हैं, इस काइलोमाइक्रोन में प्रेजेंट जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स हैं उनमें से फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड को क्या कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जो काइलोमाइक्रोन इन सेल्स या टिश्यूज से पास करके सर्कुलेशन में बचेगा उसको आप क्या कहोगे, रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि जो लिपिड ड्रॉपलेट है वो कंपैरेटिवली क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे जो आपका लिपिड ड्रॉपलेट है वो एक बिग मॉलिक्यूल था। अब ये रेमिनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन बिकॉज ऑफ सम रिसेप्टर्स ऑफ लिवर, लिवर इसको इंटरनलाइज करेगा। ठीक है, और इंटरनलाइज करने के बाद इसमें जो लिपिड्स हैं उन लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन और बाइल एसिड्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों का जो है वो एक्सोजीनियस साइकिल ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि आपने एंडोजीनियस लिपिड साइकिल देखना है और एंडोजीनियस लिपिड साइकिल में आपके लिवर के अंदर काइलोमाइक्रोन्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, कि लिवर के अंदर जो एंडोजीनियस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स हैं ये एंडोजीनियस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स इन लिपिड्स के साथ पैक होंगी और एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगेन जब सर्कुलेशन में से पास होंगी तो जस्ट लाइक काइलोमाइक्रोन यहाँ पे भी डीलिपिडेशन का प्रोसेस होगा और डीलिपिडेशन के रिस्पांस में आपके पास ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, अब अगेन आप देख रहे हैं कि इनका भी जो लिपिड ड्रॉपलेट है वो कंपैरेटिवली कम है और इस फॉर्म में इस रेमिनेंट को आप क्या कहते हो, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के पास फर्दर टू ऑप्शंस हैं, या तो लिवर इसको अपटेक करेगा और वापस वीएलडीएल में कन्वर्ट कर देगा, एक ये ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन सर्कुलेशन में रहते हुए कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी एलडीएल और फिर लिवर इस एलडीएल को अपटेक करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, या इस एलडीएल को कोई पेरिफेरल टिश्यू अपटेक कर सकता है जहां पे सेल मेम्ब्रेन या स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन होनी है। इन अदर वर्ड ऐसे सेल ने अपटेक करना है जिसे कोलेस्ट्रोल की जरूरत है। ठीक है बच्चों, ये दोनों पाथवेज क्लियर है। ठीक है, सो अभी बच्चों जैसे मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया है कि एलडीएल को किस तरह से और कौन से सेल्स जो हैं वो अपटेक करते हैं, बिकॉज ये सेल्स के अंदर पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट हो सकता है, इसलिए इसको बैड फैट भी कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में आपके पास एक और लिपोप्रोटीन्स हैं विच आर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, हाई डेंसिटी मीन्स कि इसमें लिपिड्स की कंसेंट्रेशन कम होंगी। ठीक है, लिपिड लोड इसमें कम होगा और प्रोटीन्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का एक जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो क्या है कि अगर आपके सपोज सर्कुलेशन के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है,
तो इनके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, इन लिपोप्रोटीन्स के ऊपर कुछ ऐसी जो है वो एपोलिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि जो लिपिड्स को स्टोर करने वाले सेल्स हैं, जहां पे लिपिड डिपॉजिट हो सकता है, उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं और वहां से लिपिड को क्या कर लेती हैं, रिलीज करवा लेती हैं। यानी एलडीएल जो है वो आपके टिश्यूज के अंदर लिपिड्स को डिपॉजिट करवा रहा था, लेकिन एचडीएल का क्या फंक्शन है कि ये आपकी जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं, जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, वहां से लिपिड्स को अपटेक करती हैं, ठीक है, और फाइनली इसको लेके कहाँ तक जाती हैं, लिवर के पास। और लिवर फिर यहाँ से जो लिपिड्स आ रहे हैं उन लिपिड्स को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड बाइल एसिड्स, और अल्टीमेटली इस रूट के थ्रू उसको बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। सो आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा किसी पर्सन के अंदर एचडीएल होगा, उतने ही उसमें जो है वो लिपिड एक्यूमुलेशन के चांसेस कम है, बिकॉज ये पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जो स्टोर्ड लिपिड्स हैं वहां से उनको भी रिमूव करवा देता है और अल्टीमेटली उनको क्लियर करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एलडीएल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या करता जाएगा, डिपॉजिट करवाता जाएगा। ठीक है, डेट्स वाई एचडीएल को गुड फैट भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये स्टीरोल और बाकी जो लिपिड्स हैं उनको पेरिफेरल टिश्यूज से रिमूव करवाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिसेप्टर्स, इट्स एपोलिपोप्रोटीन्स, और इनको अल्टीमेटली कहाँ तक भेज देता है, लिवर में, और लिवर ने अल्टीमेटली इनको बाइल के थ्रू रिलीज करवा देना है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। ठीक है, अब जैसी बाइल के थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आ गया है तो अगर तो डाइजेशन में हेल्प करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। सो ये क्लियरेंस का एक ही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिपिड्स बॉडी से बाहर जा सकते हैं, स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल। ओके, अब एलडीएल रिसेप्टर्स और लेवल ऑफ एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये कुछ हद तक तो मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी भी सेल के ऊपर जो एलडीएल रिसेप्टर है उसकी अमाउंट डिपेंड करती है कि उसके अंदर एक्चुअली कितना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू इस चीज को देख सकते हो कि अगर सपोज ये कोई ऐसा सेल है जिसने स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करवानी है और उस स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए इसे कोलेस्ट्रॉल चाहिए, सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप ये क्या करेगा, ये एलडीएल के रिसेप्टर को सिंथेसाइज करवाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो कि रिसेप्टर की सिंथेसिस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से होता हुआ ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे जब अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिक्वायर्ड है, जब सेल्स के पास कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल नहीं है तो सेल की सरफेस पे ये एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही ये एलडीएल रिसेप्टर सेल की सरफेस पे एक्सप्रेस हुआ तो जितने आपके एलडीएल पार्टिकल्स हैं जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट है उनके पास एक खास किस्म की प्रोटीन है, एपोलिपोप्रोटीन B100, जो कि इन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो एपो B100 और एलडीएल रिसेप्टर्स के दरमियान इंटरेक्शन के फौरन बाद एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इनिशिएट होता है, यानी रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो लिपोप्रोटीन है ये एक्चुअली एलडीएल है, बिकॉज ये एपोलिपोप्रोटीन एलडीएल के लिए स्पेसिफिक है। सो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंडोसोम की फॉर्म में ये एलडीएल पार्टिकल जो है ये सेल के अंदर एंटर होगा। एंट्री के फौरन बाद आप देख रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो वापस सरफेस पे जाके अटैच हो रहे हैं, यानी रिसेप्टर्स का जो सोल पर्पस था वो इस कैरियर, इस एलडीएल पार्टिकल को इंटरनलाइज करना था, और जैसे ही ये इंटरनलाइज हो गया रिसेप्टर वापस जो है वो अपनी पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएंगे। अब इस लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करने के लिए लाइसोसोमल एंजाइम्स यूज होंगे। इट मींस कि ये जो लिपोप्रोटीन है ये एसोसिएट होगा, फ्यूज करेगा विद दिस लाइसोसोम, और इसके एंजाइम को यूज करते हुए इसमें जो डिफरेंट आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, लाइक लिपिड्स के जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं तो कोलेस्ट्रॉल अलग हो जाएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएगा, और जो एपोलिपोप्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स अल्टीमेटली क्या चीज रिलीज कर देंगी, अमाइनो एसिड। सो कंप्लीट इस लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स की डाइजेशन हो जाएगी, जिसमें से आपके पास जो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल है उसको सेल अपनी जो भी नीड्स हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस है, स्टीरॉयड हार्मोन बनाना है, जो भी पर्पस है जिसके लिए उसने इस लिपोप्रोटीन को इंटरनलाइज किया था वो कोलेस्ट्रॉल को उसके लिए क्या कर लेगा, यूज कर लेगा।
सो कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिसाइड करेगी। अगर तो सेल के अंदर हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसकी अच्छी खासी कंसंट्रेशन है, तो तब यहाँ पे रिसेप्टर की सिंथेसिस और सेल सरफेस एक्सप्रेशन जो है ये क्या होता जाएगा, डाउन रेगुलेट होता जाएगा। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ जो है वो रेगुलेट करता है कि कितना रिसेप्टर बनना है और कितने रिसेप्टर ने मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर अटैच होना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अच्छा, आप लोगों की जो बुक है उसके ऊपर ये पाथवे इस तरह से गिवन है, लेकिन इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला पाथवे। तो आप चाहे इस डायग्राम को कंसीडर कर लो या इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसेप्टर जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, एलडीएल इसके साथ एसोसिएट होगा, इसको इंटरनलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंडोसोम। उसके बाद ये जो आपका लिपोप्रोटीन है ये लाइसोसोम के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और इसमें जो डिफरेंट इंजाइम्स हैं वो इंजाइम्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, अमाइनो एसिड और कोलेस्ट्रॉल को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इन केस अगर वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है तो फर्दर उसके ऊपर एक एट एंजाइम जो है ये भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, सो आप दोनों में से कोई सा भी पाथवे जो है इसको देख सकते हो। यहाँ तक बच्चों आपके लिपोप्रोटीन के जो दो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो एंड हो गए हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स जो कि लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिलेट करते हैं।